हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा कल बीते हुए कल का और आज का होगा, यानी कि 17 और 18 फरवरी का। तो हम इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है ताज महोत्सव से। अभी क्या होगा, 18 से 27 फरवरी यानी ये मान लो तकरीबन 10 दिन ताज महोत्सव चलेगा। यह मतलब पूरे साल में 10 दिन चलता है। और ताज महल है, भारत की जो यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल है, उसके ऊपर ये चलेगा। और इसमें बताया जाएगा ताजमहल का क्या इतिहास है, इसका क्या महत्व है और भारतीय टूरिज्म के लिए ये कितना लाभदायक सिद्ध होता है। तो ये ताज उत्सव है, जो ये ताज फेस्टिवल है, आपने इसको ध्यान में रखना है। ये 18 से 27 फरवरी को चलेगा, ठीक है। इसका एम है सेलिब्रेटेड एट आगरा रिवील्स द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, यानी आगरा में जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है ताजमहल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ फैलाना, ठीक है। तो अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ भी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिक्चर के साथ में इसके साथ साथ न्यूज़ भी इसी में डाल दी। ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, ये गवर्नमेंट की, ये मान लो गवर्नमेंट द्वारा जो न्यूज़ रिलीज़ की जाती है ऑफिशियली, ये गवर्नमेंट की साइट है ऑफिशियली, जो कि पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज़ जारी की जाती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा ही जारी की जाती है। तो इससे जो क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है सबसे ज़्यादा होती है। अभी क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, एक तो ये मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है, कई बार टूरिज्म भी आता है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा सेलिब्रेट करवाया जाता है। इसमें क्या है कि तेलंगाना स्टेट है, जो तेलंगाना राज्य में मेदाराम जठारा का जो है, सॉरी, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये जो मेदाराम जठारा फेस्टिवल है, ये ऐसा फेस्टिवल है जो विश्व में कुंभ के मेले के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कुंभ के मेले के बाद किस में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो वो है मेदाराम जठारा जो है फेस्टिवल है। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर द्वारा सेलिब्रेट करवाया जाता है। और इसके लिए उन्होंने इस बार 2.26 यानी 2.25 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है। ये किस लिए, क्योंकि ट्राइबल कल्चर को बढ़ाने के लिए। तो आपने ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब चलते हैं आगे। भारत सरकार ने सोवरन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। सोवरन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ये हमारे बजट में जारी किए गए। इसका उद्देश्य है पर्यावरण हितैषी योजनाओं को बढ़ावा देना, यानी पर्यावरण की जो योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आपको ग्रीन बॉन्ड दिए जाएंगे। और इन इन ग्रीन बॉन्ड का एक और फ़ायदा है, आप इसका क्या कर सकते हैं, आप इन्हें बेच भी सकते हैं। यानी कि कोई कंपनी होती है, उनके है ना लाइसेंस होते हैं कि आप इससे इतना प्रदूषण कर सकते हैं अपनी मतलब प्रॉफिट के लिए। कोई भी कंपनी है, फर्म है, उद्योग है, पूरे साल में उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतने तक इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हो। और अगर वो उससे ज़्यादा पोल्यूट करते हैं तो फिर उन्हें बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। और ये जो बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं यही होते हैं सोवरन ग्रीन बॉन्ड, इन्हीं को कहा जाता है। यानी सरकार इनको बेचेगी और जो भी व्यक्ति इन्हें खरीदेगा वो कंपनियों या फर्मों से वित्त भी कमा सकता है जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा साल में पोल्यूशन फैला दिया है। और दूसरी बात ये है, ये सरकार की जीरो कार्बन नीति, मैंने आपको बताया था, जो कि ग्लासगो समिट हुई थी COP26, जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट समिट है अर्थ समिट की। उस ग्लासगो समिट में यूके में भारत ने अपना लक्ष्य रखा था कि वो 2070 तक क्या करेगा, अपना नेट जीरो एमिशन कर लेगा, यानी कि कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसे 0% पे ले आएगा। और वो कैसे ले आएगा, ऐसी ही पर्यावरण हितैषी योजनाओं को के तहत लेके आएगा। यानी जितना पोल्यूशन भारत की कंपनियां फैलाएंगी, उद्योग धंधे फैलाएंगे, उतना ही वो पेड़ पौधे लगाकर बैलेंस कर लेगा। और ऐसे ही सोवरन ग्रीन बॉन्ड का काम है, यानी कि पर्यावरण हितैषी योजनाओं को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे सोवरन ग्रीन बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वो पर्यावरण हितैषी योजनाओं से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ क्या है कि मैंने बता दिया, जीरो कार्बन पॉलिसी 2070 का हिस्सा है ये। यानी हमें 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0% पे लेके आना है। अभी भारत सरकार ने क्या किया कि गरीब बच्चों और महिलाओं के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन किया है। चावल का फोर्टिफिकेशन क्या होता है, इसमें चावल को है ना, यानी एक तरह से ये मान लो मॉडर्न किया जाता है, या अपनी तरफ से सरकार उसमें
मिनरल्स ऐड करेगी, ताकि वो जो भी वो चावल खाए उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, या ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स की जो कमी है उसकी पूर्ति हो। सॉरी। यानी जो खनिज उत्पादन है, जो खनिज पदार्थ हैं बॉडी में, अगर किसी में कमी है तो उन्हीं खनिज पदार्थों को डालकर बॉडी में कंप्लीट किया जाएगा फोर्टिफिकेशन के द्वारा, चावल के फोर्टिफिकेशन के द्वारा। और ये भारत सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि गरीब बच्चों और महिलाओं में ना कुछ खनिज पदार्थों की कमी मिलती है, स्पेशल उनकी पूर्ति के लिए सरकार ये काम कर रही है। इसे कैसे फैलाएगी सरकार ने? जो मिड डे मील, आपको पता है स्कूलों में सरकार की योजना है मिड डे मील, उसके तहत जो खाना दिया जाता है ये फोर्टिफाइड चावल है उनमें परोसे जाएंगे और बच्चों का फायदा होगा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे आप पीडीएस कहते हैं, जो अनेक योजनाओं के द्वारा मतलब चावल और गेहूं दिया जाता है गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को, तो उसमें भी ये फोर्टिफाइड चावल होंगे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ होंगे जो और आम जनमानस का भला करेंगे। विशेषकर बच्चों और महिलाओं में इनकी कमी पाई जाती है खनिज पदार्थों की। और ये किसके तहत होगा? ये पीएम पोषण अभियान है, जो यानी हर बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पोषण हो और हर महिला को अच्छा खाना मिले, इसे बोलते हैं पीएम पोषण अभियान। तो इसको ये गति देगा। इसके तहत चावल में क्या क्या मिक्स किया जाएगा? आयरन मिलाया जाएगा, जिंक मिलाया जाएगा, विटामिन 12 मिलाया जाएगा और फोलिक एसिड मिलाया जाएगा। फोलिक एसिड क्या होते हैं? यानी कि कोई कमज़ोर महिला है और वो गर्भवती है, तो उसकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोलिक एसिड चाहिए होता है, तो यही फोलिक एसिड इन फोर्टिफाइड चावल में मिलाया जाएगा। और क्यों क्यों मिलाया जाएगा? क्योंकि जो विश्व भूख सूचकांक है उसमें भारत की रैंक 101 थी 116 देशों में, यानी बड़ी 72 रैंक आई थी। तो इस रैंक को सुधारने के लिए भी ये काम किया जा रहा है, आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। क्वाड 4, मैंने आपको बताया था क्वाड 4 4 देशों का समूह है। ये लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये एक इसमें ऑस्ट्रेलिया मैप मैंने इसीलिए डाला ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और एक यूएसए इसमें, एक ये यहाँ पे जापान हो गया, और ये इंडिया हो गया। क्वाड होता है 4 देशों का समूह, या 4 लोगों का, या 4 संख्या का समूह मान लो आप। और इसमें क्वाड जो संगठन है कौन कौन है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसने बहुत ज़्यादा मजबूत रणनीति बनाई है। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्वाड है ये 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इस संगठन ने अभी एक पॉलिसी जारी की है जिसका नाम है मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। यानी मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पॉलिसी पे क्वेश्चन आ जाए किसने जारी किया है? क्वाड ने की है, G20 ने की है, आसियान ने की है, या सार्क ने की है? तो याद रखना, ये जो पॉलिसी है मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, ये जारी की है क्वाड ने की है। क्वाड जो कि भारत भी इसका एक सदस्य सदस्य है। सॉरी, इसके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। यह काम उसने क्यों किया है? जो चीन प्रशांत महासागर है ना, इस क्षेत्र में वो चीन को टैकल करना चाहता है। यूएस की ये पॉलिसी है कि अब एशिया में चीन को दबाया जाए और उसके खिलाफ भारत को खड़ा किया जाए, क्योंकि एशिया में चीन को टक्कर देने वाला एकमात्र देश भारत ही है। और इसी करके वो इसका नाम भी क्या रखता है? इंडो पैसिफिक रीजन बोलता है। इंडो पैसिफिक रीजन क्यों बोलता है? ताकि इंडिया का नाम पे, एक जो इंडिया के नाम पे जो एक महासागर है, उस महासागर का नाम सुन के चीन को चिड़चिड़ापन हो और वो कोई गलत कदम उठाए। तो इसने इसलिए इसका नाम स्पेशल उसने इंडो पैसिफिक ओशियन रखा। और ये इसलिए रखा है क्योंकि वो चाहता है कि चीन को प्रेशर में लाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि उसको टक्कर देने के लिए यूएस और इंडिया दोनों एक साथ हैं। सॉरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है, आपने याद रखना है। ये देखो, ये इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के लिए था कि इंडिया को चीन के बराबर में खड़ा किया जाए जा सके, या आमने सामने खड़ा किया जा सके। तो ये यूएसए का प्रयास है द न्यू लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत। आपने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने स्पेशल डाला है यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। यानी इससे क्या होगा कि चीन को पूरी तरह से दबाव में लिया जा सकेगा। ठीक है, आपने भूलना नहीं है इसको। और बप्पी लहरी एक गायक, कलाकार और सिंगर थे, मतलब संगीतकार थे। तो उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पे भी आ सकता है क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में और देश के लिए काफ़ी गाने गाए। उनके 2-3 देशभक्ति सॉन्ग भी हैं जो बड़े चले थे। तो याद रखना, बप्पी लहरी जुड़ा आ जाए तो क्या थे? वो एक सिंगर थे जिनकी अभी क्या हुई है, डेथ हो गई है, यानी उनकी मौत हो गई है।
और इस बार का डिफेंस एक्सपो, ये डिफेंस एक्सपो है ना, ये रक्षा निर्यात का जो सामान है, यानी डिफेंस से जुड़ा हुआ जो सामान है हम विश्व में बेचना चाहते हैं और इससे इकोनॉमिक फ़ायदा कमाना चाहते हैं, इसका एक मेला लगता है। और जो इस बार यह लगेगा वो गुजरात में आयोजित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विशेषकर जो अफ्रीकी देश हैं वो हमसे सामान खरीदते हैं और हम इससे इतना प्रॉफिट कमाते हैं, जो हमारी डिफेंस इकोनॉमिक पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक सक्सेस हो जाती है। याद रखना जो 2022 का डिफेंस एक्सपो है वो गुजरात में लगेगा मेला, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। भारत में क्या है कि हर गांव को डिजिटली 3D मैप तैयार किया जाएगा, यानी अब अपने गांव को आप डिजिटली 3D मैप में देख सकते हैं। और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि भारत में ये स्वामित्व योजना चलाई गई थी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और इस योजना के तहत 3D मैप जारी करके हर किसी की जो ज़मीन है उसका स्वामित्व उसके असली मालिक को दिया जाएगा, ताकि इस योजना के तहत उसको फ़ायदा मिल सके। और ये भी पूछ लेंगे कि जो 3D मैप जारी किया जाएगा डिजिटली हर गांव गांव का भारत में, तो किस योजना के तहत जारी किया जाएगा? वो किया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। उगादि जो एक फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने पशु हत्या या पशु जघन्य अपराध से जोड़ते हुए प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया है? देखिए, जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल था तमिलनाडु का, उसमें ये बोल के पीटा ने भी दरखास्त जारी की थी कि इसमें पशुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और जल्लीकट्टू पे प्रतिबंध लगा दिया था। और एक मूवी भी बनी थी जो ऑस्कर में गई थी, ठीक है, नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। तो इसी तरह से एक आंध्र प्रदेश में त्योहार मनाया जाता है ट्राइबल लोगों के द्वारा, जिसका नाम है उगादि। और ये चर्चा में है, तो जो चीज़ चर्चा में है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो इस पे क्या सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये त्योहार नहीं मना सकते, क्योंकि इसमें पशु के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पर आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि आप, सॉरी ये गलती से लिखा गया, सांस्कृतिक और ये शैक्षिक था। शैक्षिक क्या था? यानी कि एजुकेशनल। आपको पता है हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 में, उसमें साफ बोला गया है कि आपके जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, उनमें आर्टिकल 29 और 30 में साफ बोला है कि हर किसी को अपनी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार बचाने का हक है। यानी आपके पास जो कल्चर है, जो सदियों से आप फॉलो करते आ रहे हो, आप उसको बचा सकते हो। तो जो ये आंध्र प्रदेश के लोग हैं जो उगादि त्योहार मनाते हैं, इन्होंने कहा है कि हमारा ये सांस्कृतिक हक है, जो कि आर्टिकल 29 और 30 में हमारा अधिकार है, तो आप इसे छीन नहीं सकते। और उच्चतम न्यायालय से गुहार किया कि हमें ये मनाने दीजिए। तो ये था पूरा मुद्दा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थी इसको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी इसको भंग कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई फेडरेशन फर्स्ट टाइम भंग की जा रही है, इसके सही काम को ना देखते हुए या इसमें भ्रष्टाचार को देखते हुए। यानी ये पूछ लेंगे कौन सी फेडरेशन भंग की गई है, तो वो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जो अब टेबल टेनिस को मैनेज किया जाएगा ओलंपिक के लिए, तो वो एक संसदीय कमेटी बनाई जाएगी, और अब यही टीम तैयार किया करेगी और ओलंपिक के लिए यही खिलाड़ी भेजा करेगी। डार्क थोन जो कि 2022 में है कि पहल है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल गांजे को रोकने के लिए और नशों को रोकने के लिए सरकार बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। जो ये डार्क थोन 2022 है, यह भी नशा को रोकने के लिए और ड्रग की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए एक पहल है। इसमें क्या किया जाएगा? आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, आप भी सुझाव दे सकते हो और ये दे सकते हो कि सब इस सबको, यानी नशे को और ड्रग ट्रैफिकिंग को कैसे रोका जाए। और जो सबसे अच्छा सुझाव देगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सेकंड नंबर पर जो अच्छा सुझाव देगा उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और जो तीसरे नंबर पर देगा उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। तो ये है सरकार की डार्क थोन योजना, आपने इसको ध्यान में रखना है। और इससे जुड़ा हुआ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। भारत का जो पार्ट 4 है संविधान का, उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं,
और इन नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में अनुच्छेद 47 में यह बोला गया है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह नशे को रोके। ये डीपीएसपी में बोला गया है। इसी के तहत ध्यान में रखते हुए सरकार ने डार्कथॉन 2022 नशा रोकने के लिए एक पहल जारी की है। जम्मू एवं कश्मीर एक जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। डायरेक्ट पूछ लेंगे, अनुसूचित जनजाति एसटी को आरक्षण कहाँ पर दिया गया पहली बार? 2022 में पूरे देश के आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद 1947 के बाद अनुसूचित जनजाति को अगर किसी स्टेट में इस बार फर्स्ट टाइम आरक्षण मिला है तो वो जम्मू कश्मीर में मिला है। और यह काम क्यों किया गया? क्योंकि रंजना प्रकाश देसाई, मैंने अभी बताया है, जो जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, उसकी सिफारिशों के तहत ये काम किया गया है। और जो ये डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है इसका आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 82 के तहत सेंटर में बनाया जाता है और अनुच्छेद 170 के तहत डीलिमिटेशन कमीशन स्टेट में यानी राज्य में बनाया जाता है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम लाया गया 2022। इसके तहत क्या किया? कर्नाटक में अब ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सॉरी, यानी अब कर्नाटक में कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकेगा। ये पुलिस संशोधन अधिनियम आया कर्नाटक का 2022 का। इस अधिनियम के तहत खेल खेलने वाले यानी जो ऑनलाइन गेम खेलेगा उसके ऊपर 3 साल की जेल होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ये काम किया गया है। कर्नाटक की सरकार का नया एक्ट आया उसके तहत। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसे नागरिकों के अधिकारों का राइट टू लाइफ है जो आर्टिकल 21 में, आप उसका हनन कर रहे हो। और जो जो कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करती हैं उन कंपनियों का भी मुंह मुड़ेगा और उससे क्या होगा? वित्त का नुकसान बताया है, यानी आर्थिक हानि होगी। तो ये थी 17 और 18 फरवरी 2022 की न्यूज़। आप सभी को पसंद आई होगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।